दोस्तों नमस्कार। आज हम लोग भौगोलिक परिदृश्य को देखेंगे। इससे पहले हम इतिहास को कंप्लीट कर चुके हैं। किससे कर रहे हैं? यूपी स्पेशल के जीएस से जो सवाल अब तक पूछे गए हैं 1995 से लेकर 2023 में जो भी परीक्षाएं हो चुकी हैं उन सब में जो भी सवाल पूछे गए हैं उन सबको कवर किया जा रहा है। तो फिर चाहे आप यूपी पीसीएस दे रहे हों या फिर यूपी पीसीएस के तहत आरओ दे रहे हों, जो कि होने वाली है परीक्षा, मतलब वैकेंसी आएगी, फिर उसके बाद होगी आरओ हो गया, एआरओ हो गया और बीईओ। इसके साथ ही अभी हाल ही में जो परीक्षा होगी आगे चलकर बीडीओ, वीडियो में भी यह सामग्री आपके लिए लाभदायक होगी। इसके इतर आप जो भी परीक्षा दे रहे हैं यूपी की, उन सब में आपके लिए महत्वपूर्ण साबित होगी ये सामग्री। तो पहले देखते हैं। यूपी जो है गोंडवाना लैंड का भाग है। आपको पता होगा, जियोग्राफी में आपने पढ़ा होगा कि समस्त महाद्वीप पहले इकट्ठे हुआ करते थे, उसको क्या कहते थे? पैंजिया। फिर पृथ्वी में साधारण शब्दों में कहें तो आंतरिक जो हलचल हुई उसके कारण ये महाद्वीप अलग अलग हो गए, जिसको प्लेट टेक्टोनिक्स भी कहते हैं। और अलग अलग होने के कारण एक हिस्सा उत्तर की ओर शिफ्ट हुआ, एक हिस्सा दक्षिण की ओर शिफ्ट हुआ। तो दक्षिण वाला हिस्सा गोंडवाना लैंड कहा गया और उत्तर वाला हिस्सा जो है अंगारा लैंड कहा गया। तो यूपी जो है इसी गोंडवाना लैंड का भाग है। इसका निर्माण दोस्तों किस काल में हुआ? तो प्री कैम्ब्रियन युग में इसका निर्माण हुआ। यूपी सीमा नहीं लगती है किसके साथ? पीबी अर्थात पंजाब के साथ यूपी की सीमा नहीं लगती है। दोस्तों आपको बताता चलूं, यहाँ से एक सवाल पूछ लिया जाता है। ये हो गया सोनभद्र और ये हो गया हमारा ललितपुर। ये यूपी का मैप है, ठीक ठाक बन गया है, काम चलाऊ। तो देखिए इसकी यूपी की सीमा किन किन राज्यों से लगती है? तो दोस्तों 8 राज्यों से लगती है। लेखपाल में भी ये सवाल पूछा गया है। और एक यूटी के साथ, केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली के साथ लगती है। तो इधर यूके से लगती है, उत्तराखंड से लगती है, फिर हिमाचल प्रदेश से लगती है, फिर एचआर हरियाणा से लगती है, फिर राजस्थान से लगती है और फिर जो है मध्य प्रदेश से लगती है। उसके बाद छत्तीसगढ़ से लगती है और फिर झारखंड से लगती है और फिर इधर बिहार से लगती है। तो कुल कितने हो गए? देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 राज्य हो गए और एक यहीं पर दिल्ली है दोस्तों, दिल्ली के साथ लगती है। तो कुल 8 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश। तो उत्तर क्या मिला दोस्तों? पंजाब के साथ सीमा नहीं लगती है। अगला सवाल, लखनऊ जो है सीमा नहीं बनाता है किसके साथ? बलिया के साथ। फिर सवाल पूछा जा सकता है किसके साथ बनाता है? तो बीबी के बोले तो बाराबंकी, फिर उन्नाव, फिर आरबी मतलब रायबरेली, फिर एसपी मतलब सीतापुर और एचडी का मतलब हरदोई। तो कुल 5 जिलों से लखनऊ सीमा साझा करता है। दोस्तों इससे पहले हम लोग इतिहास को कंप्लीट कर चुके हैं। पूरी प्लेलिस्ट तैयार की जा रही है, पूरा का पूरा यूपी स्पेशल आपको कवर कराया जाएगा। और विश्वास मानिए, यदि 10 सवाल आपसे पूछे गए तो 10 में से 6 सवाल आपको रिपीटेड मिलेंगे यूपी के। तो इसको कतई नहीं छोड़ना है और वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। और टेलीग्राम चैनल जहां आपको पीडीएफ मिलेगी टारगेट करंट AK123, इसको ज्वाइन करना है। यहीं पर आपको डेली करंट अफेयर्स की क्विज भी प्रदान की जा रही है। सबसे पूर्वी शहर दोस्तों कौन सा है? बलिया। ठीक है, लगे हाथों आपको और भी चीज़ें बता दूं। सबसे पूर्वी जिला जो है, जिसको यहाँ पर शहर कहा गया है, प्रश्न के अनुसार चीज़ें लिखी हैं, इसलिए ज़्यादा भब्बर मत काटिएगा। पूर्वी शहर बलिया हो गया है। पश्चिमी शहर जो है दोस्तों, या फिर पश्चिमी जिला जो है, वह हो गया है शामली। और उत्तरी जो जिला है वह हो गया है सहारनपुर, SHP सहारनपुर। और दक्षिणी जिला जो है वह सोनभद्र हो गया है, याद रखिएगा। क्षेत्रफल का आरोही क्रम मतलब बढ़ते हुए क्रम में हमको व्यवस्थित करना है। जो विकल्प दिए गए उन्हीं के अनुसार बता रहा हूँ आपको।
तो सबसे कम गौतम बुद्ध नगर का, उसके बाद बीबी के बोले तो बाराबंकी, फिर एमजेड बी, बी नहीं दोस्तों एमजेड पी होगा, मतलब मिर्ज़ापुर। तो गौतम बुद्ध नगर, बाराबंकी, फिर मिर्ज़ापुर और फिर एसएनबी मतलब सोनभद्र। और आपसे पूछा जाए कि यूपी में किस जिले का क्षेत्रफल सर्वाधिक है, तो एलकेपी बोले तो लखीमपुर खीरी, और सबसे कम क्षेत्रफल जो है वह किसका है, हापुड़ का, याद रखिएगा। अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना है दोस्तों, पहले आरोही था अब अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। तो रविदास नगर ये भी दोस्तों आरोही है, यहाँ पर इसमें सुधार कर लीजिएगा। फिर उसके बाद बागपत हो गया है, फिर गौतम बुद्ध नगर हो गया है, और फिर बनारस हो गया है। तो ये आरोही क्रम में क्या दिया गया है, क्षेत्रफल पुनः दिया गया है। सर्वाधिक क्षेत्रफल लखनऊ लखीमपुर खीरी का है, एलकेपी का मतलब लखीमपुर खीरी। इस तरह से शॉर्ट फॉर्म जो है दोस्तों आपको याद करने में मदद करती है चीज़ों की। अब कभी कभार भूल जाते हैं एलकेपी क्या है, तो कई ज़िले आप सोच लेंगे, तो कम से कम जो ज़िले सोचेंगे एक बार आपके दिमाग में घूमेंगे ना, तो इसीलिए ये शॉर्ट फॉर्म में लिखता हूँ। और समय भी बचत होती है, इससे समय की भी बचत होती है और नोट्स भी संक्षिप्त रहता है। इलाहाबाद के साथ सीमा साझा करने वाले कौन कौन से ज़िले हैं, तो सीके का मतलब चित्रकूट हो गया है, और ये जो है थोड़ा बाहरी है। बाहरी ज़िला कौन है, रीवा मध्य प्रदेश का है, इसको अलग छोड़ देते हैं। इसके साथ ही भदोई इलाहाबाद के साथ सीमा साझा करता है। फिर जेपी का मतलब जौनपुर, और फिर पीटीपी का मतलब प्रतापगढ़ हो गया है, फिर कौशाम्बी हो गया है, एमजेडपी का मतलब मिर्ज़ापुर। तो यूपी के कुल कितने ज़िले इलाहाबाद के साथ सीमा साझा करते हैं दोस्तों, चित्रकूट 1, भदोही 2, जौनपुर 3, प्रतापगढ़ 4, कौशाम्बी 5 और मिर्ज़ापुर 6। तो कुल 6 ज़िले इलाहाबाद के साथ सीमा साझा करते हैं। यूपी में कृषि जलवायु क्षेत्र अथवा सस्य जलवायु क्षेत्रों की संख्या कितनी है, तो 9, याद रखिएगा। वहीं यदि राष्ट्रीय स्तर पर बात करें तो कुल कितने सस्य जलवायु क्षेत्र हैं भारत में, 15। यूपी में वर्तमान वन क्षेत्र कितना है दोस्तों, ये सवाल यूपी पीसीएस 2023 में पूछा गया है। 2021 की वन स्थिति रिपोर्ट के आधार पर ये फैक्ट आपको दिया है अपडेट करके। तो यूपी में वर्तमान में वन क्षेत्र दोस्तों कितना है, 6.15। वृक्षावरण कितना है दोस्तों, 3.08, मतलब 6 का आधा कर दीजिए। आप लोग जान ही रहे होंगे वन क्षेत्र क्या होता है, वृक्षावरण क्या होता है। वन क्षेत्र मतलब एक साथ इकट्ठा वनों का हुजूम या फिर समूह, और वृक्ष जो है दोस्तों छिटपुट शहरों वगैरह में, मतलब वनों को छोड़कर जो भी वृक्ष हैं शहरों को मिलाकर और शहरों के बाहर मिलाकर उसको वृक्षावरण कहेंगे। तो दोनों को यदि जोड़ दिया जाए, कभी कभी पूछ लिया जाता है कि वर्तमान में वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार यूपी में वन एवं वृक्षावरण क्षेत्र कितना है कुल क्षेत्रफल का, तो 9.23%। अलग अलग भी पूछ लिया जाता है और ज़्यादातर पूछा जाता है वन क्षेत्र, तो 6.15 को रट जाइएगा, और वृक्षावरण अगर पूछे तो 6 का आधा कर दीजिएगा, और 15 का भी आधा कर दीजिएगा, तब आप कितना निकालेंगे, 3.07 निकाल लेंगे। देखिए एकदम 0.1 का अंतर रहेगा, लगभग 0.01 का। अभिलिखित वन क्षेत्र दोस्तों, रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया, एक सवाल पूछा गया है और उसके बाद कभी रिपीट नहीं हुआ है। तो वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार यूपी में रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया कितना है, 7.22%। क्षेत्रफल में यूपी का स्थान चौथा है दोस्तों, चौथा। जनसंख्या में दोस्तों पहला है, आप सभी जान रहे हैं। चौथा, तो पहले 3 कौन कौन से हैं दोस्तों, राजस्थान पहले नंबर पर है, दूसरा मध्य प्रदेश है, तीसरा कौन सा हुआ है दोस्तों, राजस्थान मध्य प्रदेश, फिर महाराष्ट्र, और चौथा यूपी हो गया है, आपको पिछली क्लास में भी बताया है।
दशकीय वृद्धि दर मैक्सिमम कब से कब तक रही है? 1991 से लेकर 2001 के बीच में रही है सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर। वर्तमान में दशकीय वृद्धि दर कितनी है? तो 20.2%। ये भी याद रखिएगा। 2001 से लेकर 11 के बीच साक्षरता वृद्धि दर दोस्तों कितनी रही है? तो 12.45%। याद रखिएगा, 12.45% साक्षरता वृद्धि दर रही है। वहीं यदि राष्ट्रीय स्तर पर बात करें तो 16.3% वृद्धि हुई है साक्षरता में। व्हाट्सएप नंबर दिया है, जो भी आपको समस्या हो या फिर जो भी सुझाव आप देना चाहें तो यहाँ पर संपर्क कर सकते हैं। फिर साक्षरता दर पूछ ली है 2011 के अनुसार, तो 67.68%। अब साक्षरता के लिए आपको कई बार ट्रिक बताया है दोस्तों। साक्षरता को याद करने के लिए एक ट्रिक बताया है। 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे नीचे फीमेल्स को रखना है, क्योंकि भारत पितृसत्तात्मक समाज रखता है। यूपी में भी यही व्यवस्था है। उसके बाद यूपी को बीच में रखना है, और समाज में जो है मेल्स सबसे ऊपर गिने जाते हैं, पुरुष। तो कैसे याद रखना है? फीमेल्स की साक्षरता कितनी है? 57। पॉइंट को छोड़ देना है हमको, जो चीज़ आसानी से याद हो जाए उसी को रखना है। तो 57 महिलाओं की है। अब इसमें जोड़ते जाइए, 57 में आप 10 जोड़ देंगे तब 67 हो जाएगी। 67 किसकी साक्षरता हो जाएगी? यूपी की। वहीं यदि आप 10 और जोड़ देंगे किसमें? 67 में, तो पुरुषों की साक्षरता कितनी हो जाएगी? 77। तो इस तरह से यदि आप याद करेंगे तो कभी कभी जो है आप ये संख्या नहीं भूलेंगे, ये मेरा दावा है। बस आप एक याद कर लीजिए, नीचे वाली फीमेल्स की साक्षरता कितनी है? 57। आगे बढ़ते हैं। महिला साक्षरता दोस्तों, अगला सवाल पूछा गया है, जिले दे दिए गए हैं। कानपुर में कितनी है? 75%। लखनऊ में कितनी है? 71.5%। लखनऊ वाली कतई रट जाइएगा क्योंकि राजधानी है। गाजियाबाद, GZB का मतलब गाजियाबाद, वहाँ पर 69.5% है। इटावा में भी 69.5% है। मिलान करने के लिए दिया था तो आपको बता दिया है। कथन और कारण दिया गया है दोस्तों। यूपी में साक्षरता दर स्थिर तरीके से बढ़ रही है। कारण क्या बताया गया है? अब जब कारण हो तो तभी हम क्या करते हैं? क्योंकि लगाते हैं। क्योंकि महिलाओं में साक्षरता दर की वृद्धि पुरुषों में वृद्धि के समगति नहीं हो रही है। तो कारण भी ठीक है दोस्तों, क्योंकि जिस तरह से पुरुषों की साक्षरता बढ़ रही है उसी गति में जो है महिलाओं की साक्षरता नहीं बढ़ रही है। इसीलिए जो साक्षरता दर है वो स्थिर बनी हुई है, स्थिर तरीके से बढ़ रही, मतलब बहुत ही धीरे धीरे बढ़ रही है। तो कारण भी ठीक है, लेकिन एकमात्र कारण नहीं है इस बात का कि साक्षरता दर स्थिर तरीके से बढ़े। क्या कारण नहीं है? महिलाओं की साक्षरता दर की कम वृद्धि। और भी कई कारण हैं जिनके कारण महिलाओं की साक्षरता दर में वृद्धि नहीं हो रही है। फिर चाहे वो सरकार की उदासीनता हो, या फिर लोगों में जागरूकता की कमी, या फिर अन्य रूढ़िवादी विचारधाराएं। मैक्सिमम साक्षरता दोस्तों किस जिले में है? गौतम बुद्ध नगर में। कभी कभी अरेंज करने के लिए दे दिया जाता है। दूसरे स्थान पर कानपुर है, तीसरे स्थान पर औरैया है। पिछली वाली वीडियो में हमने पीछे तो हमने कराया ही नहीं दोस्तों। इससे पहले जो घटना चक्र पूर्वालोकन हम लोग कर रहे हैं मेंस वाला, उसमें मैंने बता दिया होगा कि सर्वाधिक साक्षरता जो है कानपुर में है, गौतम बुद्ध नगर में है महिला साक्षरता। नहीं दोस्तों, महिला साक्षरता सर्वाधिक कानपुर में है, याद रखिएगा। गौतम बुद्ध नगर में पुरुष साक्षरता सर्वाधिक है। दूसरे स्थान पर कानपुर, फिर तीसरे स्थान पर औरैया है। तो दोस्तों ये कथन और कारण जो हमने पढ़ा था दोस्तों, इसमें क्या हुआ? दोनों सही हैं लेकिन व्याख्या सही नहीं है। सर्वाधिक साक्षरता दोस्तों फिर से दिया गया है, 4 विकल्प दिए गए हैं।
कहाँ है? इलाहाबाद में है, उसके बाद बनारस में है, फिर बरेली में है या फिर गाजियाबाद में है। इन 4 विकल्पों में से कोई एक सही है। इन 4 में से सर्वाधिक साक्षरता जो है गाजियाबाद में है। मिनिमम महिला साक्षरता दोस्तों कहाँ है? श्रावस्ती में। मिनिमम साक्षरता दोस्तों ऑल ओवर साक्षरता की बात हो रही है, वो भी श्रावस्ती में ही है। दोस्तों मैक्सिमम साक्षरता कहाँ है? गौतम बुद्ध नगर में। मैक्सिमम मेल साक्षरता कहाँ है? वो भी गौतम बुद्ध नगर में। लेकिन जब मैक्सिमम फीमेल साक्षरता की बात की जाएगी, लिटरेसी की बात की जाएगी, तो वो कानपुर में होगी, याद रखिएगा। यूपी की जनसंख्या देश की जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? तो 16.5%। JSBD का मतलब जनसंख्या वृद्धि दर राष्ट्रीय औसत से अधिक रही है कब से कब तक? 1971 से लेकर 1981 के बीच राष्ट्रीय औसत से अधिक रही है। जनसंख्या वृद्धि दर दशकीय, जी हाँ दोस्तों, 10 सालों में जनसंख्या वृद्धि दर कितनी रही है यूपी की? तो 17.7%। मतलब 2001 से लेकर 11 के बीच दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर यूपी की कितनी रही है? 17.7%। मैक्सिमम दशकीय वृद्धि दर दोस्तों कब से कब के बीच में रही है? तो 1991 से लेकर 2001 के बीच कितनी थी दोस्तों? 25.85। तो ये सवाल ज़्यादा रिपीट होता है दोस्तों। लिंग अनुपात का विभेद सर्वाधिक घटा है 1991 से लेकर 2001 के बीच, क्योंकि जनसंख्या वृद्धि दर भी सर्वाधिक 1991 से लेकर 2001 के बीच रही है। तो स्वाभाविक सी बात है कि लिंगानुपात का विभेद है वो भी सबसे कम रहेगा, क्योंकि जनसंख्या ज़्यादा रहेगी। और लिंगानुपात होता क्या है दोस्तों? 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या। तो उस समय सबसे कम था 879। सर्वाधिक घटा दोस्तों, 10 की वृद्धि दर ज़्यादा रही, सर्वाधिक घटा है। कन्फ्यूजन हो रहा है यहाँ पर, 1 मिनट। इससे इसका दोस्तों लिंक नहीं हो पा रहा है। मैंने याद करने के लिए आपके लिए बताया था, ये थ्योरी गढ़ी थी कि ये 10 की वृद्धि दर यदि अधिक है तो ये लिंगानुपात कम होगा। इससे इसका कोई सीधा संबंध नहीं है। तो आप याद कर लीजिएगा कि लिंगानुपात का विभेद सबसे कम सर्वाधिक घटा दोस्तों कहाँ? 1991 से 2001 के बीच। सर्वाधिक 10 की वृद्धि दर 1991 से 2001 के बीच। फिर है 4 विकल्प दिए गए, पूछा गया है कि मैक्सिमम लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? तो आजमगढ़ दिया था। AJG का मतलब आजमगढ़, देवरिया, जौनपुर, प्रतापगढ़। तो इसमें सही उत्तर है दोस्तों, सर्वाधिक लिंगानुपात जो है दिए गए जिलों में आजमगढ़ में है। और ऑल ओवर यूपी की बात करें तो सर्वाधिक लिंगानुपात जो है जौनपुर में है, दूसरे स्थान पर आजमगढ़ है, तीसरे स्थान पर देवरिया है, चौथे स्थान पर प्रतापगढ़ है। बालिका शिशुओं की संख्या प्रति 1000 बालक पर यूपी में कितनी है? 902। यदि केवल सीधे सीधे लिंगानुपात की बात करें, मतलब पुरुषों और महिलाओं के संदर्भ में, तो लिंगानुपात यूपी में कितना है? 912। शिशु लिंगानुपात किस आयु वर्ग के बच्चों को आधार बना के नापा जाता है? 0 से 6 वर्ष, याद रखिएगा। तो 912 लिंगानुपात है और 902 जो है शिशु लिंगानुपात है। यदि केंद्र के आधार पर बात करें तो 943 लिंगानुपात है, 918 जो है शिशु लिंगानुपात है, याद रखिएगा। कुल जनसंख्या की बात करें यूपी में नगरीय जनसंख्या कितनी है? 22.2% कुल जनसंख्या का। JS का मतलब जनसंख्या है, याद रखिएगा। ग्रामीण जनसंख्या की बात करें तो कुल जनसंख्या का 77.7%। ठीक है, तो मोटा मोटी ऐसे मान के चलिए कि 78% ग्रामीण जनसंख्या है, 22% शहरी जनसंख्या है। JG का मतलब जनसंख्या घनत्व है। यहाँ पर जनसंख्या घनत्व में देश में स्थान यूपी का चौथा है, 9वां। साक्षरता में यूपी का स्थान देश में चौथा है, 29वां। और
लिंगानुपात में यूपी का देश में स्थान चौथा है 26वां। साक्षरता वाला याद कर लीजिए, लिंगानुपात वाला अपने आप निकल आएगा। साक्षरता में स्थान यूपी का चौथा 29वां। अब 29 का 2 ऐसे ही रहने दीजिए और 9 को जो है उल्टा कर दीजिए, 26 हो जाएगा। तो ये लिंगानुपात का स्थान प्राप्त हो जाएगा। क्षेत्रफल में यूपी का स्थान चौथा है, चौथा। देश की जनसंख्या, जीएस का मतलब जनसंख्या में योगदान 16.5%। देखिए फिर से रिपीट हुआ है। यौन अनुपात राष्ट्रीय औसत से कम है, बिल्कुल सही बात है। यूपी का यौन अनुपात या फिर लिंगानुपात कितना है, 912। और राष्ट्र का मतलब भारत का लिंगानुपात कितना है, तो 943। तो स्वाभाविक सी बात है कि यूपी का कम है और भारत का ज़्यादा है। तो यौन अनुपात राष्ट्रीय औसत से कम है, सही है कथन। साक्षरता दर राष्ट्रीय औसत से कम है। साक्षरता दर भारत की कितनी है, 73% और यूपी की कितनी है, 67%। तो साक्षरता दर भी राष्ट्रीय औसत से कम है। मैक्सिमम जनसंख्या दोस्तों, जनसंख्या नहीं दोस्तों, जनसंख्या घनत्व, जी का मतलब जनसंख्या घनत्व किस जिले में है, तो गाजियाबाद में। मिनिमम जनसंख्या घनत्व एलटीपी बोले तो ललितपुर। फिर बात करें एससी जनसंख्या कितनी है कुल जनसंख्या का यूपी की, तो 20.7%। शेड्यूल कास्ट की बात हो रही है, अनुसूचित जाति की बात हो रही है। एसटी की जनसंख्या कितनी है कुल जनसंख्या की, प्रतिशत की बात हो रही है, 0.57%। याद रखिएगा। यूपी में मेल कितने हैं, 52.29% और फीमेल कितने हैं, 47.71%। ये भी आपसे पूछा गया है एक बार। जनसंख्या की बात करें, जेएस का मतलब जनसंख्या दोस्तों लिखा गया है, जेजी का मतलब जनसंख्या घनत्व है, तो कंफ्यूज मत होइएगा। जनसंख्या सर्वाधिक इलाहाबाद में है, उसके बाद मुरादाबाद में। देखिए दोनों इस्लाम से संबंधित नाम हैं, इलाह और मुरादा, ठीक है, इलाहाबाद मुरादाबाद, और तीसरे स्थान पर गाजियाबाद, ठीक है। तो तीनों बाद जो हैं शुरू में हैं। चौथे स्थान पर आजमगढ़ और 5वें स्थान पर लखनऊ है। तो पांचों का क्रम आपको याद रखना है। सबसे कम जनसंख्या दोस्तों किस जिले में है, महोबा में। इसके बाद दूसरा स्थान चित्रकूट का है। मैक्सिमम ग्रामीण आबादी दोस्तों इलाहाबाद में है। मिनिमम ग्रामीण आदमी, अरे यार आदमी नहीं, आबादी, मिनिमम ग्रामीण आबादी गौतम बुद्ध नगर में है। नगरीय आबादी की बात करें, मैक्सिमम गाजियाबाद में है और नगरीय आबादी मिनिमम कहाँ है, श्रावस्ती में है। कुल शहरी जनसंख्या जो है दोस्तों कहाँ है, महाराष्ट्र में सर्वाधिक है, यूपी दूसरे स्थान पर है। शहरी जनसंख्या के मामले में उत्तर प्रदेश महाराष्ट्र के बाद दूसरे स्थान पे है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बात करें तो सीएच का मतलब चाइना, चाइना के बाद इंडिया और इंडिया के बाद यूएसए, यूएसए के बाद पुनः इंडोनेशिया। तो इन 4 देशों के बाद यूपी का जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जनसंख्या के मामले में 5वां स्थान है। याद रखिएगा। यूपी की पहली जनसंख्या नीति दोस्तों कब जारी की गई थी, तो 11 जुलाई 2000 को जारी की गई थी। और इस नीति का लक्ष्य क्या था, महिलाओं की विवाह की आयु को 16.4 वर्ष से घटाकर 16.4 वर्ष से बढ़ाकर 19.5 वर्ष करना इसका लक्ष्य था। कब तक, 2016 तक। और सकल प्रजनन दर को कितना, 2.1 करना था। ये 2 लक्ष्य थे इसके प्रमुख लक्ष्य जो पूछे गए परीक्षा में। हैं तो और भी कई लक्ष्य, अब बता दूंगा तो फिर पूरा जीएस का हो जाएगा क्लास, फिर रिपीटेड प्रश्न कहाँ से कहाँ तक दे पाऊंगा। मैक्सिमम जनसंख्या घनत्व आपको पहले ही बताया, जी का मतलब जनसंख्या घनत्व। सर्वाधिक गाजियाबाद में, दूसरे स्थान पर बनारस और तीसरे स्थान पर लखनऊ। धार्मिक समुदाय दोस्तों, जेएस का मतलब जनसंख्या है। धार्मिक समुदायों की जनसंख्या के आधार पर क्रम दिया गया है। हिंदुओं की जनसंख्या सर्वाधिक है, दूसरे स्थान पर मुसलमान हैं, तीसरे स्थान पर सिख हैं, चौथे
स्थान पर ईसाई हैं, आई का मतलब ईसाई है, और जे का मतलब 5वें स्थान पर जैन, और बी का मतलब बौद्ध। तो जो एक लाइन कही जाती है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई और फिर जैन और बौद्ध। बौद्ध जो है बाद में है, ठीक है, बाद में भी बा और दा आता है, और बौद्ध में भी बा और दा आता है। तो इस तरह से याद रखिएगा। फिर मैक्सिमम, अब दोस्तों यहाँ पर एल ए का मतलब लिंगानुपात है। मैक्सिमम लिंगानुपात दोस्तों कहाँ है, मतलब किस धर्म में है, किस धार्मिक समुदाय में है, ईसाइयों में। मैक्सिमम वृद्धि दर किस धार्मिक समुदाय में दर्ज की गई, जनसंख्या वृद्धि दर, ईसाई में, ठीक है। लिंगानुपात ज़्यादा होगा तो स्वाभाविक सी बात है महिलाओं की संख्या ठीक ठाक रहेगी, और जब महिलाओं की संख्या ठीक ठाक रहेगी तो कोई कुंवारा नहीं रहेगा जिसको रड़ुआ कहते हैं हमारे यहाँ। तो कुंवारा नहीं रहेगा तो विवाह हो जाएगा, विवाह हो जाएगा तो प्रजनन हो जाएगा, प्रजनन होगा तो वृद्धि दर बढ़ेगी। तो मैक्सिमम वृद्धि दर भी ईसाइयों की है, और लिंगानुपात भी ईसाइयों का सर्वाधिक है। वृद्धि दर की बात हो रही है दोस्तों, वृद्धि दर, जनसंख्या वृद्धि दर की बात हुई है। लिंगानुपात इन सारे धर्मों में ईसाइयों का सर्वाधिक है। एससी की बात करें दोस्तों, शेड्यूल कास्ट की बात करें, जनसंख्या की बात हो रही है, तो सीतापुर में जनसंख्या सर्वाधिक है, और बागपत में, एक मिनट, एससी की जनसंख्या जो है दोस्तों, अनुसूचित जातियों की जनसंख्या सीतापुर में सर्वाधिक है, और बागपत में सबसे कम है, ठीक है। मैक्सिमम और मिनिमम दी जा रही है यहाँ पर। फिर प्रतिशत की बात करें, ये तो जनसंख्या के आधार पर कहा गया। अब अनुसूचित जातियों की मैक्सिमम जनसंख्या का प्रतिशत किस जिले में है, तो कौशाम्बी में, और मिनिमम जनसंख्या का प्रतिशत बागपत में। तो फिर चाहे केवल और केवल जनसंख्या की बात की जाए या फिर प्रतिशत की बात की जाए, सबसे कम एससी जो हैं वो किस जिले में है, बागपत में, और सर्वाधिक एससी संख्या के आधार पर सीतापुर में है, और प्रतिशत के आधार पर कौशाम्बी में है। जीवन प्रत्याशा की बात करें तो मेल की जीवन प्रत्याशा 62.5 वर्ष, और फीमेल्स की जीवन प्रत्याशा 65.2 वर्ष, और ऑल ओवर दोनों की जीवन प्रत्याशा कितनी, 64 वर्ष। एसटी की मैक्सिमम जनसंख्या दोस्तों सोनभद्र में है, प्रतिशत भी मैक्सिमम सोनभद्र में ही है। तो इसमें आपको 4 नाम याद नहीं करने हैं। मिनिमम एसटी किस जिले में है, तो बागपत में, और प्रतिशत की भी दृष्टि से बागपत में ही है। तो देखिए दोस्तों, बागपत में दोनों की संख्या कम है, फिर चाहे एससी हो चाहे एसटी हो, चाहे प्रतिशत हो बागपत, चाहे एससी हो चाहे एसटी हो, दोनों सबसे कम यहीं पर हैं। चाहे जनसंख्या की दृष्टि से देख लें चाहे प्रतिशत की दृष्टि से, दोनों सबसे कम बागपत में ही हैं। तो उम्मीद है कि आप भूलेंगे नहीं। कथन दिया गया है, यूपी जो है मूलतः ग्रामीण राज्य है, कारण क्या है, 22.2% जनसंख्या नगरों में निवास करती है। तो दोनों सही हैं, और व्याख्या कर रहा है कारण कथन की। क्यों दोस्तों, क्योंकि कह रहा है कथन कि यूपी मूलतः ग्रामीण राज्य है, क्योंकि लगभग 22.2% जनसंख्या नगरों में निवास करती है, तो एक बड़ा हिस्सा ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करता है, ठीक है। मतलब 77.8 के आसपास इतना हिस्सा जब ग्रामीण क्षेत्र में निवास करेगा, तो स्वाभाविक सी बात है कि यूपी जो है ग्रामीण जनसंख्या वाला राज्य कहा जाएगा। यूपी का क्षेत्रफल देश के कुल क्षेत्रफल का कितना है, 7.3%। और इस तरह से भी पूछ लिया जाता है, 2,40,928 किलोमीटर स्क्वायर है यूपी का क्षेत्रफल। मैक्सिमम क्षेत्रफल वाला जिला लखीमपुर खीरी है, मिनिमम क्षेत्रफल वाला जिला हापुड़। आद्यकल्प की
प्राचीनतम शैलों से निर्मित क्षेत्र कौन सा है दोस्तों? बुंदेलखंड क्षेत्र। सोनभद्र की बात करें दोस्तों तो 4 राज्यों से घिरा हुआ जिला है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार। ऐसे ही सहारनपुर जो है दोस्तों 3 राज्यों से घिरा हुआ जिला है, कौन कौन से? हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड। आपको बताया हिमाचल प्रदेश की सीमा जो है उत्तर प्रदेश से सबसे कम लगती है, सर्वाधिक सीमा जो है उत्तर प्रदेश की किसके साथ लगती है? एमपी के साथ। नेपाल से यूपी की कितनी सीमा लगी हुई है? तो 579 किलोमीटर, रट जाइएगा। सटे हुए राज्य कितने हैं? 8 और 1 यूटी है, आपको पहले भी बता चुका हूँ। अंतर्राष्ट्रीय सीमा मतलब नेपाल से कितने जिलों की सीमा लगती है? तो कुल 7 जिलों की सीमा लगती है। कैसे याद रखना है? पीली खीरी के बाहर श्रावस्ती में बलराम और सिद्धार्थ गंजे हुए। ठीक है, कैसे इसको खोलना है? पीली का मतलब पीलीभीत हो गया, पीबी का मतलब पीलीभीत। खीरी का मतलब लखीमपुर खीरी हो गया है। बाहर का मतलब बहराइच हो गया है। और बस्ती का मतलब श्रावस्ती हो गया है। और बलराम का मतलब दोस्तों एक मिनट, पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, बहराइच, बस्ती और बीपी का मतलब बलरामपुर। ठीक है, ये बलराम का मतलब बलरामपुर ही होगा। और सिद्धार्थ का मतलब दोस्तों सिद्धार्थ नगर। और गंजे का मतलब गंज, और गंज किस में आता है? महाराजगंज में। तो इस तरह से 7 जिले आपको याद कर लेने हैं, पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर और सिद्धार्थनगर और महाराजगंज। तो कुल 7 जिले ऐसे हैं जिनकी सीमा अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगती है या फिर जिनकी सीमा नेपाल से लगती है। आपसे प्रश्न पूछा गया है कि निम्न में से किसकी सीमा जो है नेपाल से लगती है, तो इनमें से कोई एक विकल्प में दिया गया था। तो आपको 7 के 7 याद रखने हैं और एक साथ याद रखने हैं। यूपी की जनसंख्या नियंत्रण यूपी का जनसंख्या नियंत्रण विधेयक 2021 क्या कहता है दोस्तों? प्रश्न में कि जन्म दर जो है 2026 तक 2.1 प्रति हजार कम करना है, ये विधेयक में कहा गया था। तो ये कथन भी गलत है। दूसरा कथन है 2021 में पूछा गया है दोस्तों सवाल ये, वर्तमान में राज्य प्रजनन दर 2.7% है, तो ये कथन भी गलत है। तो दोनों कथन गलत हैं। तो इस तरह से दोस्तों हमने एक हिस्सा कवर कर लिया है, शेष ज्योग्राफी का हिस्सा हम लोग अगली वीडियो में करेंगे। और आप लोग जो हैं प्रेम और स्नेह बनाए रखिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। और हाँ, जो लोग आंसर राइटिंग से जुड़ना चाहते हैं वो व्हाट्सएप कर सकते हैं। 1 तारीख से जो है 1 जून से आंसर राइटिंग शुरू होने वाली है। तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।